सूखी मिट्टी की अपनी एक सौंध होती है और वैसी ही एक नायाब और अलहदा खुशबू होती है गीली मिट्टी की। लेकिन सूखे और गीले के दरमियान बादलों के बरसते पे और पानी हवा में ज़मीन पर और आसमान से हर तरफ नाजिल होने के बाद जब चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा हो, जब लगे कि बातें, ख्याल, मौसम, तबीयत सब चिपचिपी हो रही है, तो मन करता है कि कुछ कुरकुरा हो, कड़क हो, गरम हो, सौंधा हो। और याद आती है पकौड़ी। तो बाबा मंडल के इस एपिसोड में बात पकौड़ी और चटनी की। बाकी जानवरों से अलग इंसान ने खाने को अलग तरीके से बरता और उसमें 3 स्वरूप हैं भोजन को पकाने के। सबसे पहला इजाद किया हुआ तरीका, जो शायद प्रकृति ने स्वयं किया होगा और इंसान ने समझा होगा कि इस तरह से खाने पर सुविधा रहती है, वो है भुना हुआ भोजन, यानी चीजें भून के खाई जाएं। दूसरा उबला हुआ, और तीसरा और सबसे मैच्योर, सबसे बाद का जो है वो है तला हुआ। तेल, गरम खौलते तेल में डुबो कर तली गई चीजें। तो 3 तरह से इंसान खाना खाता है, रॉ खाने के अलावा, जिसमें भुना हुआ है, जिसमें उबाला हुआ है और जिसमें कि तला गया है। तो आज जब हम पकौड़ियों की बात कर रहे हैं तो इसका इतिहास 4,500 साल पुराना हमारे पास है। मेसोपोटामिया में, जो बेसिकली आजकल इराक का मेजर हिस्सा और कुछ हिस्सा उसमें तुर्की, सीरिया और कुवैत का भी आता है, ये सिविलाइजेशन हुआ करता था, जो पुराने दुनिया के सबसे पुराने सिविलाइजेशंस में एक है। और यहाँ पे चीज़ों को मिट्टी के भांडों में तेल को गर्म करके पकाने की परंपरा थी। यहाँ तक कि रोमन साम्राज्य में भी ऐसे संदर्भ मिलते हैं जहाँ पे मिट्टी के बर्तनों में और जैतून के तेल में, ऑलिव ऑयल में चीज़ों को पका करके, तल करके और फिर खाया जाता था। 4वीं सदी तक के अभिलेखों में ये संदर्भ है। और उसमें ये बताते हैं कि मूलतः वो पनीर की कुछ वैरायटीज़, उनको पहले फ्राई करते थे चीज़ की, और उनको फ्राई करने के बाद में उनको शहद और नमक के साथ लपेट करके खाने की परंपरा थी। भारत में तलने की जो परंपरा है, इसके लिए कहा जाता है कि एशिया में, चाइना में इसमें ज़्यादा विस्तार हुआ और ज़्यादा पहले ये आई। लेकिन पहले कहाँ आई, बाकियों में उसका संदर्भ किस तरह का है, बाकियों की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में वो कहाँ पे है, इस द्वंद्व में पड़ने के बजाय हम समझेंगे कि भारत में तलने की शुरुआत कहाँ से हुई। एक बहुत रोचक चीज़ मुझे ध्यान आती है, गरुड़ पुराण की जब हम चर्चा करते हैं, और चंदे वाले एपिसोड में इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, तो गरुड़ पुराण में जो मंदिर से, दान से चोरी की बात थी, उसमें एक सज़ा जो निर्धारित की गई थी है, वो सज़ा ये थी कि कुंभी पाकम अवस्था में मनुष्य रहेगा, यानी नरक में तेल के खौलते कड़ाह में उसे तला जाएगा। और ये तलने का जिक्र गरुड़ पुराण में आता है, जिसका समय स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी 4वीं सदी से लेकर के 11वीं सदी के बीच पुराणों की रचना का समय माना जाता है, और उसी दौरान गरुड़ पुराण की बात है। तो आप सोचिए कि जैसे भोज्य पदार्थ तले जाते हैं, उस तरह से तुमको तला जाएगा। ये उपमा जहाँ से आ रही है, ये बताती है कि तलने की परंपरा या तले हुए भोजन की परंपरा भारत में कितनी पुरानी है। यही नहीं, भोजन के 3 आयाम हैं, और उन 3 आयामों में जो 2 चीजें भारत में सांस्कृतिक रूप से प्रचलित हैं, वो कच्चा और पक्का भोजन की है। तो जो उबाला हुआ खाना है उसे कच्चा भोजन कहा जाता है। कच्चे का मतलब एक साइंटिफिक मानना हो गया कि एकदम जो आप बिना पकाए हुए, बिना प्रोसेस किए हुए आप खा रहे हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, फल, फ्रूट, तमाम पत्तियां, सलाद की, ये सब चीज़ें कच्ची खाई जाती, लेकिन वो नहीं। एक और पके हुए खाने में भी 2 कैटेगरी है, कच्चा और पक्का।
तो जो खाना पानी में पकाया जाएगा या आग में सीधे पकाया जाएगा उसको कच्चे की श्रेणी में रखा गया है। उबाला जाएगा वो कच्चे की श्रेणी में रखा गया है, जैसे दाल चावल। और पक्के खाने की श्रेणी में वो खाने हैं जिनको डीप फ्राई किया जा रहा है या जिनको तेल से तला जा रहा है, जिसमें पानी का उपयोग ना के बराबर है या आवश्यकतानुसार ही है, और उसकी मदद से उनको पका करके। और दूध का भी जिक्र है, तो जैसे अगर आप उसी चावल को दूध में पका दें, खीर हो जाए, तो वो पक्के की श्रेणी में आएगा। पराठे हो गए, कचौड़ियाँ हो गई, समोसे हो गए, पूड़ियाँ हो गई, खस्ते हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें, सब्जियाँ हो गई, ये छौंक के बनती हैं। इनको भुजिया, जितनी तरह की भुजिया हैं, सब्जी की भुजिया और जो बेसन से आधारित या दालों पर बनी हुई जो भुजिया, ये सारे के सारे पक्के भोजन में मानी जाती रही हैं। और तमाम सारी अगली जातियों में ये चलन रहा है कि आप अभी भी पाएंगे कि अवध में, उत्तर प्रदेश में या तमाम सारे उत्तर भारतीय ज़िलों में, दक्षिण में भी कई जगहों पे ये परंपरा है कि शाम के भोजन में पक्का भोजन करते हैं। तो पक्के भोजन की परंपरा है, या किसी के यहाँ अगर जाएंगे तो उसमें पक्का भोजन करेंगे, कोई अच्छा पुनीत अवसर है तो उसमें पक्का भोजन कराएंगे। कच्चे भोजन की व्यवस्था केवल जहाँ पर कस्टम के तौर पे आवश्यक है, ब्रेक के तौर पर आवश्यक है, वहाँ पे होता है। तो आप 10वें वगैरह के खाने में मृत्यु के पश्चात उसके कस्टम्स में आप पाएंगे, या शादी के जब 4-5 भोज और अलग अलग समय के भोजन आहार हैं, तो उनमें से जब सब पक्का है तो उसमें एक आध व्यवस्था ऐसी रहती है कि वो कच्चे की रहती है। नहीं तो आप पाएंगे कि पक्के भोजन का ही वर्चस्व रहता है। आजकल आधुनिक भोजन में कच्चा और पक्का दोनों तरह का खाना शादियों में, समारोहों में, तमाम प्रीति भोज और अवसरों पे, तमाम सहभोज और महाभोजों में वो उसकी अब परंपरा शुरू हो गई। लेकिन पहले ये स्थिति नहीं थी। तो पहले दाल मखनी या अरहर की दाल ये शादियों का खाना था नहीं। बाज किस्म की सब्जियां, और उसमें रसेदार सब्जियां, सूखी सब्जियां, फ्राई की सब्जियां, और उसके साथ में पूरी, कचौड़ी, ये नान और ये लच्छे पराठे और ये तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी, इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने बहुत बाद में शादियों में देखना शुरू की, नहीं तो इनका वजूद था नहीं। तो ये कच्चे और पक्के में आज हम लोग बात पकौड़ी की कर रहे हैं, आज हम बात पक्के की कर रहे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम हो, मानसून का समय हो और बात पकौड़ी की ना हो, और पकौड़ी की बात हो तो चटनी की ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आज इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। इधर हुआ भी ये है कि बहुत चिपचिपाहट हो गई है। पिछले 2-3 एपिसोड में जो कंटेंट हमने देखा, जिस तरह की प्रतिक्रियाएं उसकी देखी, जिस तरह की बातें वहाँ से निकल के आईं, तो लगा कि नहीं, ये बहुत गंभीर चिपचिपी चीज़ें चारों तरफ हैं, अब पकौड़ी हो जाए। तो संस्कृत में सबसे पुराना आख्यान है, उसमें एक शब्द है पक्ववट। पक्व यानी कि पकाया हुआ, और वट यानी कि बटा हुआ। अब बटा हुआ का मतलब बंटवारे वाला बटा नहीं है। बटा हुआ यानी कि जिसको पीस के, रगड़ करके, और इसलिए आप याद करें तो आपके घर में जो पीसने की सबसे पुरानी मशीन है ना, जिसको हम सिलबट्टा कहते हैं, तो उसमें एक चीज़ है सिल जो आधार है, और दूसरा है बट्टा या बटना। तो बट्टे से या बटने से जो पीसा जाता है वहीं से उसका नाम निकला है। उसका काम ही बटना है, उसका काम ही पीसना है, बराबर करना है। तो पक्वट जो है वो शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से वो इसी तात्पर्य में है कि पीस के तैयार किए गए कुछ दलहन के घोल, और उसको फिर कोई आकार दे करके जब उसको तल के आप बनाएंगे, उसको पकाएंगे, उसको पक्का करेंगे बटी हुई चीज़ को, तो वो पक्वट है। तो पक्वट पकौड़ी का सबसे पुराना नाम है। लोकोपकार एक 11वीं सदी का उपन्यास है, और जब लोकोपकार को हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें इसका संदर्भ देखने को मिलता है। चालुक्य वंश में सोमेश्वर तृतीय, और ये इनका एक उपन्यास था मनसोल्लासम। मनसोल्लास में इसका जिक्र है, और वहाँ पे इसके लिए बटका और परिका, ये 2 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। बटका यानी कि जो बट करके, पीस करके दालों के घोल से, और फिर उसमें बड़े जैसी चीज़ें बनाई जाएं। तो मेदू वड़ा जो दाल को पीस करके बनाने की परंपरा अभी भी है, वो सबसे पुराने आख्यानों में उड़द की दाल से या अन्य दालों से बनाया हुआ वो मिलता है। और जो परिका है उसमें ग्रीन्स का इस्तेमाल है, तो उसमें सब्जियां हैं, पत्तियां हैं, पत्तियों के झुंड हैं, फूल हैं, तमाम तरह के। तो वो परिका और बटका जो है वहाँ से वो निकल करके आते हैं।
इसी समय में और इसी संदर्भ में, इसी ग्रंथ में, मनुसोल्लासम में, हम एक और चीज़ का जिक्र पाते हैं जो डीप फ्राई है, लेकिन उस पर बात फिर कभी करेंगे। वो मिठाइयों में शुमार होता है, भारत की सबसे पुरानी मिठाइयों में से वो एक है। इसका नाम है मालपुआ। तो वो भी तल के बनाया गया है और वैसे ही बनाया गया है जैसे पकौड़ियाँ बनाई जाती हैं। फ़र्क इतना है कि उनको तलने और छानने के बाद में फिर उनको चाशनी में डाल दिया जाता है, मीठा किया जाता है और फिर उसको खाया जाता है। दक्षिण भारत में और पश्चिमी में वहाँ इसी पकौड़ी को भाजी, भजिया, बज्जी, इन सब नामों से जाना जाता है। जैसे कि आप मिर्च का आलू के साथ में एक पेस्ट बना करके और उसको स्टफिंग कर दें हरी वाली मोटी मिर्च में, और उनको फिर आप बेसन में लपेट के फ्राई करें। दक्षिण से लेकर के और बीकानेर, जोधपुर, जयपुर तक आपको ये मिलेगा मिर्च के पकौड़े। इनको पुनुगुलू बोलते हैं। तो इसी तरह से आप गुजरात में, इसी तरह से आप उड़ीसा में, बंगाल में, और बंगाल के अविभाजित बंगाल को जब हम आप देखते हैं, तमाम सारे रेंग के चलने वाले पौधे, जिसमें कद्दू हो गए, कुकुरबिटम्स हो गए, लौकी का फूल, कद्दू का, कोहड़े का फूल, तरोई का फूल, इस तरह के फूलों को भी तल करके और उनकी पकौड़ी बनाने की परंपरा रही है। अभी भी उनको खास व्यंजनों के रूप में खाने में शामिल किया जाता है। तो ये है। एक सोमाली भजिया भी है, और सोमाली भजिया बनती है सोयाबीन से, जिसको आप ब्लैक आई बीन्स कहते हैं। तो उसके पेस्ट को बना करके और उससे तल करके डिशेस बनाने की ये परंपरा रही है। तुर्की की तरफ अगर आप जाएं, लेबनान की तरफ जाएं, जहां से सबसे पहले संकेत पकौड़ी की मिलते हैं, वहां पे आपको फलाफल खाने को मिलेगा। फलाफल दरअसल वेजिटेरियन पकौड़ियाँ हैं, और ये उस बेल्ट में है जहां पे तमाम सारे नॉन वेजिटेरियन पकौड़ियों का भी वजूद है। तो उसमें दाल को कुछ हर्ब्स के साथ में मिक्स करके उसका पेस्ट बना करके और उनकी गोल गोल गोलियां सेक करके और उसको खाने की परंपरा है। स्वीडिश खाने में, स्कॉटलैंड के खाने में, ब्रिटेन के खाने में, कुछ फ्रेंच डिशेस आप पाएंगे बहुत पहले से, बहुत लंबे समय से पकौड़ी के तौर पर रही हैं। दुनिया के हर कोने में इन 3 पद्धतियों से खाना बनता रहा है, और दुनिया के हर कोने में पकौड़ी का कोई ना कोई वर्जन मौजूद है। उसका कोई ना कोई अस्तित्व आपको मिल ही जाएगा। हमारे यहाँ बाज किस्म की पकौड़ियाँ हैं। पकौड़ी की भी जो नवैयत है, उसमें 3 तरह की पकौड़ियाँ हमारे यहाँ पे हैं। एक है जो शुद्ध रूप से दाल और अनाज पर बनी हुई है, जिसमें किसी अनाज को या किसी दलहन को आप पीस करके पेस्ट बना के और उसमें कुछ मसाले, कुछ फ्लेवरिंग उसमें डाल करके और फिर उनको आप तलते हैं। तो जैसे उड़द की पकौड़ियाँ बनती हैं, मूंग की पकौड़ी बनती हैं, चने की दाल की पकौड़ियाँ बनती हैं, बेसन है उसकी आप पकौड़ी बनाते हैं। सतुए तक की पकौड़ी बनाने के संदर्भ में, जहाँ पे सतुए का घोल बना करके उससे बनता है। मैदे की और गेहूं के आटे तक की पकौड़ियाँ बनती हैं। चावल के आटे से पकौड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो ये सारे के सारे आपको जो अनाज पर आधारित पकौड़ियाँ हैं वो मिल जाएंगी। दूसरी किस्म की पकौड़ियाँ हैं जिसमें कि फलों या फूलों या सब्जियों का इस्तेमाल होता है, शाक का इस्तेमाल होता है। इसमें बहुत लंबी वैरायटी है, मिर्च से लेके टमाटर, बैगन, प्याज, लहसुन की पत्ती, धनिए की पकौड़ी, पालक के पत्ते की पकौड़ी, एक तो पचरंगे साग की 5 तरह के साग लेकर के और उनको एक साथ काट करके फिर बेसन में उनको मिक्स करके उनका पकौड़ी बनता है। वो भजिया बहुत शानदार होती है। आलू की पकौड़ी, कटहल की पकौड़ी, ये सब तमाम तरह की पकौड़ियाँ हैं। हमने एप्रिकॉट और इसके शहद के शीरे में तैयार की हुई मिठाइयाँ खाई हैं, जिसके लिए प्रिपरेशन जो है वो पहले उसको तल करके, फ्राई करके और फिर उनकी चाशनी में उसको बना करके खिलाने की परंपरा रही। तो खट मिट्टी टाइप की उसको खाते हुए महसूस होता है कि नहीं, जो चिली हनी पोटैटो है इसका ये हमारे यहाँ का कोई वर्जन होगा। तो इस तरह की पकौड़ियों की एक पूरी फहरिस्त है जिसमें सब्जियों का, पत्तों का इस्तेमाल होता है। पकौड़ी का जो तीसरा वर्जन हमारे यहाँ पे है वो नॉन वेज का है, और उसमें आप पाएंगे कि तमाम तरह की डिशेस उसमें हैं। जैसे जो चपलिया कबाब है वो ऑलमोस्ट डीप फ्राई है। तो कबाब में तमाम सारे कबाबों को जहाँ सीख पे सेकने की परंपरा है, वहीं पे मछली की पकौड़ी सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय डिश है। तो मछली की पकौड़ी एक चीज़ हो गई।
मटन की पकौड़ियाँ बनती रही हैं, कलेजी की पकौड़ियाँ बनती रही हैं, गुर्दे की पकौड़ियाँ बनती रही हैं, चिकन की कई तरह की पकौड़ियाँ हैं, उसकी कई तरह की डिशेस हैं। और उनको कभी ड्रम स्टिक्स के रूप में बनाते हैं, चिकन लॉलीपॉप बनता है, रिब्स का डीप फ्राई बनता है। तो पकौड़ी के रूप में नॉनवेज खूब बढ़ता गया है। समोसा जब मिडिल ईस्ट से चल के भारत आया तो उसमें कीमा भरा हुआ था, समोसे पे बात फिर कभी करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने उसको आलू वगैरह भर के उसको भी पकौड़ियों की तरह ही भरता है। यही नहीं है, केवल अनाज और केवल सब्जियों या मांस पर आधारित या फलों और पत्तियों पर आधारित ही पकौड़ियाँ नहीं रही हैं। पकौड़ियों की एक तीसरी जमात है, और वो जमात है उनको सुखा के रखने की, जिसमें पकौड़ी तली नहीं गई है लेकिन बनाई गई है पकौड़ी की तरह ही, और उसको सन ड्राई किया गया है। तो वहाँ से निकलती हैं फुलौरी, वहाँ से निकलती हैं मगौरी, वहाँ से निकलती है कोहौरी, वहाँ से निकलती है मिठौरी, वहाँ से निकलती है बड़ी, छोटे बड़े आकार की बड़ी। और ये सुखा करके सन ड्राई करके इसलिए रखी जाती हैं कि आगे किसी समय में खाने के जायके को बढ़ाने के लिए, या सब्जियों के नहीं होने पे, या कभी कभी सब्जियों से बोर हो जाएं, एक ही तरह की सब्जी एक सीज़न में आ रही हैं, तो खाने में कुछ विषयांतर हो, कुछ नयापन आए और ऐसी चीज़ों को हम खा पाएँ जिनका मौसम नहीं है। तो आप पाएंगे कि जो बड़ी वगैरह बनती हैं या मगौरी मिठौरी जो बनती हैं, कोहौरी बनती हैं, वो सफ़ेद वाले पेठे की बनती हैं, कद्दू की बनती हैं, लौकी की बनती हैं दालों को मिला करके, कटहल की बनती हैं, गोभी की बनती हैं, फूल गोभी की मगौलियाँ बनती हैं। तो इस तमाम तरह की हैं। मूंग की छोटी वाली वो टर्किश कैप जैसी बड़ी भी बनती हैं, जो अगर आप तरोई की सब्ज़ी के साथ में या घिए की सब्ज़ी के साथ में पकाएं तो बहुत शानदार लगती हैं। जो कोहौरी होती है पूरे मसाले वाली और कद्दू से बनी हुई या पेठे से बनी हुई, वो बहुत शानदार लगती है अगर उसको पतले स्लाइस किए हुए आलूओं के साथ में और पतली तरी के साथ में आप बनाएं और गरम गरम चावल के साथ में, स्टीम चावल के साथ में खाएं। इसके अलावा जो और वर्जन हैं उसमें राम लड्डू का जिक्र हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि दिल्ली में बड़ा पॉपुलर है और आजकल पहाड़ों में भी तमाम सारी जगहों पे खाने को मिलता है। मूंग की छोटी छोटी पकौड़ियाँ गरम तेल में डाली जाती हैं, उनको तल के निकालते हैं और फिर उनको हरी चटनी के साथ में और मूली के छल्ले, हरे धनिया, हरे मिर्च के साथ में हल्का नींबू मार करके और वो खाई जाती हैं। इसी तरह की कुछ पकौड़ियाँ आपको राजस्थान में मिलेंगी, मूंग की बड़ी बनी, मूंग से बनी हुई, और इसी तरह की कुछ पकौड़ियाँ आपको मिलेंगी उत्तराखंड में, और दोनों में समानता ये है कि ये कढ़ी के साथ खाई जाती हैं। तो राजस्थान में कचौड़ियों को और पकौड़ियों को कढ़ी के साथ खाने की एक परंपरा है। दोने में आपको वो 5 पकौड़ियाँ डालेंगे और उसके ऊपर गरम गरम कढ़ी होगी और फिर आप उसको काट काट के दोने में खाते हैं। इसी तरह से उत्तराखंड में कढ़ी के साथ या उसके साथ में एक राई का रायता बनता है, तो उसमें थोड़ा सा कोई ककड़ी या खीरा इस तरह की चीज़ कद्दूकस कर ली, या मूली उपलब्ध है तो मूली कद्दूकस कर ली, पिसी हुई राई, हल्की सी 1 चुटकी हल्दी और दही, इसको घोल करके कभी पकाया हुआ और कभी ये कच्चा रायता, और इसके साथ में पकौड़ियों को खाने की परंपरा रही है। पकौड़ियों का इस्तेमाल केवल ऐसा नहीं कि जब वो ड्राई पकौड़ियाँ हैं तभी वो सब्जी के तौर पे अलग से बनाई जाएंगी, सन ड्राइड होगी। कई डिशेस ऐसी हैं, जैसे कढ़ी को ही आप लीजिए कि कढ़ी में भी पकौड़ी पड़ती है। लोग घरों में बुरा मान जाते हैं कि हमको तो कढ़ी में पकौड़ी दे दी, या हमको तो 2 ही पकौड़ी दी और उनको, हमारे भाई साहब को जो है 3 पकौड़ी दे दी, 4 दे दी। तो पकौड़ियों के ऊपर झगड़े डाइनिंग टेबल पे होते रहे। आप लोगों ने खाना ट्राई करने के सिलसिले में मंचूरियन वगैरह ऑर्डर किया होगा। मंचूरियन दरअसल और कुछ नहीं है, पकौड़ी है। एक पकौड़ी जिसको कि एक अच्छा सॉस, एक अच्छी ग्रेवी तैयार करके, और वो ग्रेवी भी क्या है, वो एकदम पतली ग्रेवी है जिसमें थोड़ा सा अरारोट, ये आपका कॉर्नफ्लोर पड़ा हुआ है, और उसकी वजह से उसमें एक वो सूप वाला स्टिकीनेस है टेक्सचर में, कुछ ग्रीन्स हैं, सोया सॉस है, नमक है, थोड़ा सा उसमें मिठास के लिए चीनी भी डालते हैं, और इस तरह से मंचूरियन बनकर तैयार होता है। वो भी बेसिकली सब्जियों के को मिक्स करके किसी अनाज के साथ में उसकी बनाई हुई बॉल्स हैं। एक चीज़ आप लोग घर में बहुत खाते हैं, तमाम अवसरों पे बहुत पसंद किया जाता है, और वो है सांभर बड़ा या दही बड़ा। ये भी पकौड़ियाँ हैं जिनको कि आप सांभर के साथ में या बिना सांभर के चटनी के साथ में, या फिर आप उनको दही में सोख करके और दही के साथ में
उनका परस्पर विनिमयन होने के बाद में दही कुछ पकौड़ी से लेता है और पकौड़ी कुछ दही से लेती है और एक अलग किस्म का जायका तैयार होता है। तो जो बड़े हैं अगर वो दही में चले जाएंगे, बड़े जो हैं वो बेसिकली पकौड़ी हैं, और उनको जब आप डाल देंगे दही में तो वो दही बड़े हो जाएंगे, या इसी तरह से आप उनको सांभर में डाल देंगे तो सांभर बड़े हो जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी दुनिया जो है पकौड़ियों की दुनिया है। और ऐसा कहा जाता है दावेदारी के सिलसिले में, पंजाब कहता है कि भाई हमारे यहाँ तो पकौड़े के बिना शादी नहीं होती, हमारे यहाँ तो परंपरा रही है कि लड़की पसंद की जा रही है तो पकौड़ी बनवा के देखते हैं उससे कि पकौड़ी कैसी बनाती, पकौड़े कैसे बनाती। अभी भी बाजार में आपको पकौड़े की दुकानें मिलेंगी जहाँ पे शहर में भले ही भीड़ कम हो, मोहल्ले में कस्बे में भीड़ भले ही कम हो, लेकिन वहाँ पे खासी भीड़ मिलेगी। रेलवे स्टेशनों पे, बस अड्डों पे, अस्पतालों के बाहर, स्कूलों के बाहर, बाजार में, खास करके सर्राफा बाजार में, या जहाँ पे किराना का बाजार है, सब्जी मंडियों के गिर्द, आप इन तमाम जगहों पे जो एक चीज़ कॉमन पाएंगे वो पकौड़ी की दुकानें हैं। और सवेरे सवेरे जितनी शिद्दत और जितनी तरीके से, जितनी तैयारी के साथ में जलेबियाँ छानी जा रही होती हैं, उतनी ही तैयारी के साथ में पकौड़ियाँ छन रही होती हैं। ऐसा क्यों है कि मानसून जैसे मौसम में, बारिश जैसे मौसम में, जिसमें हजम होने की जो जठराग्नि है वो मंद पड़ चुकी है, पकौड़ी खाई जाती है। या ऐसा क्यों है कि लोग सुबह सुबह नाश्ते में पकौड़ी खा लेते हैं जब वो यात्राएं कर रहे होते हैं, या कचौड़ी भी। उसके पीछे की वजह यह है कि ऐसा अभी हो गया है, हालांकि अभी ईरान की लड़ाई के समय लगा था कि वापस से वही स्थिति आ जाएगी, लेकिन अभी हो गया है कि सब घरों में गैस है, इलेक्ट्रिक स्टोव्स है। लेकिन आप ऐसे समय की कल्पना कीजिए जब घरों में ईंधन पूरी तरह से लकड़ी पर आश्रित है, उपलों और कंडों पर आश्रित है, और बारिश के मौसम में सूखी लकड़ी की व्यवस्था सबके पास समीचीन पर्याप्त हो पाना बहुत मुश्किल है। हो भी तो दिन में 3 बार 4 बार रसोई पकाना, चूल्हे पे बर्तन चढ़ाना, उनमें कुछ न कुछ पकाते रहना, ये कोई आसान काम नहीं था। बहुत सारा धुआं, बहुत सारा गीलापन, पानी की असुविधा, सब्जियों की असुविधा, तमाम तरह के संकट। तो इसमें ज़रूरत ये होती थी कि कुछ ऐसा खाना जिसमें हम फाइबर को, जिसमें हम फैट को, जिसमें हम प्रोटीन को, इन सब चीज़ों को एक साथ इंट्रोड्यूस कर सकें, उसको खाएं, वो इस मौसम में खाते हुए जायकेदार भी लगे, एक कुरकुराहट भी मिले आपको, एक बेहतरीन खुशबू हो, और वो खाने के बाद में आप लंबे समय तक अपने आप को फुल महसूस करें। तो इसलिए आप पाएंगे कि पक्के खाने की जो पूरी की पूरी कहानी है वो यही है कि जब आपका पूरा शरीर, शाम को जब आप पक्का खाना खा रहे हैं, आज मेडिकल साइंस उसको खारिज करती है, मैं कोई पक्के खाने की शाम के वक्त वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह रिवाज रहा होगा कि भाई हम अगर 5:30 बजे 6 बजे खाना खाने का शाम के वक्त समय हुआ करता था, और लोग पक्का खाना खाते थे, और उसके बाद में फिर अगले दिन 8 बजे 9 बजे ही कुछ खाना हो रहा होता था। तो कलेवा और खाने डिनर के बीच में 14 से 15 घंटे का एक गैप हुआ करता था पहले, इसलिए उस समयावधि में पक्का खाना पेट में रुकता था, शरीर में रुकता था, और दिन में लगातार मूव करते रहने के बाद में उसको डाइजेशन उसका जो है वो कभी भी उस तरह का मसला रहा नहीं। अब की लाइफ स्टाइल में वो समस्याएं भारतीय खाने में, और मैं बार बार कहता हूं कि प्रॉब्लम पकौड़ी में है नहीं, प्रॉब्लम पक्के में है नहीं, प्रॉब्लम है हमारी अपनी जीवन शैलियों में। अब मैं उसका खुद ही एक उदाहरण हूं, तो बाकी लोगों की क्या बात करूं। लेकिन हम जिस तरह से धंस गए हैं, बंध गए हैं, और अपने बाकी चीज़ों में मसरूफ़ रहते हुए हमने अपनी खुद की सेहत को, अपने खुद के शरीर को जिस तरह से फॉर ग्रांटेड लिया, जिस तरह से हम उसको किनारे रख के चलते हैं, उसे आलस कहें, वक्त ना मिलना कहें, लापरवाही कहें, तो इनकी गुंजाइश कम होती है। लेकिन आप सोचिए कि मानसून में या सुबह के खाने में या रात के खाने में इन चीज़ों को लोगों ने किन वजहों से रखा होगा, किन वजहों से बरता होगा। और ईमानदारी की बात यह है कि दुनिया में जीर्ण से जीर्ण अवस्था का व्यक्ति और कितना भी खाया अघाया हुआ व्यक्ति, जब ये नासा छिद्रों से पकौड़ी की खुशबू, अपनी गरमाइश, अपनी हींग, अपने अदरक
और अपने भुनने की जो एक पकने की गंध है, सौंध, उसके साथ में जब वो दाखिल होती है तो दिमाग कहता ज़रूर है कि एक पकौड़ी, दो पकौड़ी अगर हो जाती तो मज़ा आ जाता। पकौड़ियों में सबसे हिकारत से भरी हुई पकौड़ियाँ जो हैं वो बहुत न्यूट्रल माने जाने वाली सब्जियों की पकौड़ी रही हैं। इनमें दो पकौड़ी सबसे आगे है, एक है आलू की पकौड़ी और दूसरी है पनीर की पकौड़ी। तो पनीर पकौड़े और आलू पकौड़े ये बेचारे सबसे कुत्सित रूप से देखे जाते हैं। सबसे ज़्यादा बनते यही हैं, आजकल चलन में है। लोगों को लगता है कि पनीर की पकौड़ी और पनीर की सब्ज़ी और पनीर की बनी हुई बाकी स्टफिंग और चीज़ें वो लोगों को सर्व करने से आप अभिजात्य दिखते हैं, लेकिन स्वाद के मामले में बड़े न्यूट्रल हैं दोनों। यही हालत आलू का है। आलू बेचारा हर जगह घुसेड़ दिया गया, एकदम जमहूरियत की चीज़ों की तरह बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से आलू ब्रेड पकौड़े में चिपकाया गया, पराठों में भरा गया और उसको फ्राई करके पकौड़ियाँ भी बनाई गई। पकौड़ियों में सबसे ज़्यादा जो पकौड़ियाँ पसंद की जाती रही हैं उसमें कटहल की पकौड़ी खास जगह रखती है, क्योंकि उसमें रेशे हैं, खींच है, एक कुरकुराहट है, बनाना आसान नहीं है। उसको बनाने की विधि बहुत अलग किस्म की है। पहले आप कटहल को पहला बघार दे करके बिना बेसन के हाफ कुक्ड होने तक फ्राई कर लें, फिर उसको दोबारा से फिर बेसन में लपेट करके और 5 मिनट 10 मिनट रेस्ट कराने के बाद में और फिर से उनको दूसरे घान के लिए आप उसको डालें। अच्छी पकौड़ियाँ और कुरकुरी पकौड़ियों के लिए ये हैक तमाम हलवाई इस्तेमाल करते रहे हैं कि 2 बार फ्राई कीजिए। इससे कहते हैं कि वो तेल कम पीती हैं और अंदर तक अच्छे से पकती हैं। पकौड़ी की सबसे एहतियाती चीज़ एक ही है कि आपने उसको कितनी मंदी आंच में कितनी देर तक सेका है। बाहर से लाल करना और अंदर कच्चा रह जाना, यहाँ से पकड़ होती है कि आप पकौड़ी को कितना अच्छे से समझ पाए हैं अगर आप पकाने बैठे हैं। खाने वालों को क्या है, चटनी में लपेटेंगे और वाह वाह करते रहेंगे। और इसीलिए आप चटनी की जब भी कहानी पाएंगे तो अब जैसे संसद की कैंटीन को ही ले लीजिए, आपस में झांव झांव करते खून खराबे पे आमादा जैसे दिखाई देते नेता भी जब कुर्सियों से और कैमरे से बाहर होते हैं तो एक साथ बैठ के पकौड़ियाँ खाते हैं। पकौड़ियों का अपना एक हायरार्की है। जैसे गोभी की और प्याज की और पनीर की पकौड़ी किसे मिलेगी और केवल आलू की पकौड़ियाँ किसे दी गई, ताज़े उतरे घान की पकौड़ी किसको मिली है और पिछले घान की पकौड़ी किसको दी जा रही है। इन सब चीज़ों से तय होता है कि वो आदमी आपके लिए कितने महत्व का है। रखी हुई पकौड़ियाँ जब भी आप दोबारा सेकते हैं, दोबारा खाने की कोशिश करते हैं, या पकौड़ियाँ आप जब भी मंगाते हैं तो वो रास्ते में बहुत कुछ खो चुकी होती है। पकौड़ियों की एक ही शर्त है, अच्छी और बुरी पकौड़ी नहीं होती, पकौड़ी केवल ताज़ी होती है। रखी हुई पकौड़ी पकौड़ी नहीं होती, वो फिर कुछ हो जाएगी, मतलब उसको आप फिर कढ़ी में इस्तेमाल कर लें, मंचूरियन जैसा पका लें, आप उसको कोफ्तों में नुमाया कर दें। कोफ्तों की बात में बताना आपको भूल गया था, कोफ्ते भी एक किस्म की पकौड़ी है। तो वो गोश्त के कोफ्ते हों, कटहल के कोफ्ते हों, लौकी के कोफ्ते हों, बैगन के कोफ्ते हों, इन तमाम सारी चीज़ों के जो कोफ्ते हैं, और बहुत तरह के कोफ्ते बनते हैं। ये कोफ्ते भी पकौड़ियाँ हैं जिनको तरी के साथ बरता गया है, परसा गया है। शादियों में खास तौर पे आप हमेशा ये पाएंगे, और क्योंकि शादी परिवारों के लिए नखरे और अपनी नवैयत, अपना ओहदा और अपना महत्व दिखाने की लड़ाई है। तो वहाँ पे जितनी लड़ाई कार में और बस में बैठने की है, उससे ज़्यादा लड़ाई पकौड़ियों की है। हमेशा ये कोशिश की जाती है कि लड़के के फूफे, जीजे और जो घर में ज़्यादा धनिक अवस्था वाले लोग हैं, वो जब आए तो उनके सामने पकौड़ियाँ हमेशा गर्म पहुँचें। पकौड़ियों के लिए एक और जगह बहुत मुफीद है जहाँ पे आपको पकौड़ी हर हाल में मिलेंगी ही मिलेंगी और कहीं मिले ना मिले, वो है कचहरियाँ। आप पाएंगे कि पुलिस वाले, अपराधी और वकील तीनों खड़े होकर के अगल बगल दोनों में से पकौड़ियाँ टूंग रहे होते हैं, स्वाद तीनों ले रहे होते हैं। किसी के पास तमाम प्रायश्चितों का स्वाद है, किसी के पास प्रशासन का स्वाद है और किसी के पास संविधान का और दंड संहिताओं का स्वाद है, लेकिन दोनों तीनों को एक जैसे
और तीनों के पास एक जैसी पकौड़ियाँ हैं। कचहरियों के अलावा पकौड़ियों का जो सबसे रोचक दृश्य रहा है वो बस अड्डों का रहा है, क्योंकि बस अड्डों पे आप पाएंगे कि जो वर्ग चलने वाला है और जो ट्रेन से चलने वाला वर्ग है उसके बीच में फर्क है। एक जमाना था जब बस पे सब नहीं बैठ सकते थे, लेकिन एक जमाना है जब बस पे कोई कोई ही बैठता है। वो बहुसंख्यक है लेकिन उसकी तरफ लोग देखते कम हैं, और इसलिए उसकी हैसियत 400-500 रुपए के नाचोस खरीदने की नहीं है। उसके लिए 10 रुपए की पकौड़ी का पत्ता, 20 रुपए की पकौड़ी का पत्ता और तौल की पकौड़ी का पत्ता। तो पकौड़ियाँ तौल के भी बिकती हैं और पकौड़ियाँ गिनती के हिसाब से बिकती हैं और दाम के हिसाब से बिकती हैं। तो अभी भी आप पाएंगे कि बस अड्डों पे 10 रुपए की पकौड़ी का इंतजाम है। पहले पहल जब तमाम सारा ये चाउमीन और मोमोज और इस तरह की चीज़ें नहीं थी, तो घर की नई बहुरिया को घुमाने के लिए शहर लाया आदमी पकौड़ी की दुकान पे ले जाता था और नाक तक खिंचे हुए घूंघट में वो नीचे अपने हाथ में पकड़े हुए दोनों की पकौड़ियों को देख देख करके स्वाद से खाती थी। कोशिश करती थी कि कुछ पकौड़ियों को वो बाद में आंचल में रख के या किसी चीज़ में लपेट के थैले में रख करके ले जाए और घर में एक आज छुटकू मुटकू जो बच्चा है उनको खिलाए। पकौड़ियाँ घर में फरमाइश के सबसे अव्वल स्थान में रही है। जैसे पूरी बना दीजिए, पराठा बना दीजिए, आज पुलाव बना दीजिए, आज ये बना दीजिए, आज वो चीज़ बना दीजिए, आज खिचड़ी ही क्यों नहीं बना लेते, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। पकौड़ियों की डिमांड लेकिन कभी कभी होती है और उसके लिए एक अवसर चाहिए होता है, उसके लिए एक कारण चाहिए होता है, उसके लिए एक किक चाहिए होता है। तो कितनी ही कहानियां हैं हमारे और आपके घरों की। अंगीठियों में चढ़ी हुई कढ़ाइयाँ, नीचे धधकते हुए लाल और काले रंग के कोयले, उनकी किनारियों से उठता हुआ सफेद धुआं, सामने बैठ करके एक टूटे हुए पंखे से धौंकनी देता हुआ एक बनियान चड्डी पहना हुआ बच्चा, और ऊपर कड़ाही को झरने से बार बार उसका तेल डुलाता पकौड़ियों को उतारता हुआ एक आदमी। इतनी सारी सौंध, खुशबू, नॉस्टैल्जिया और ना जाने क्या क्या लेके आती है पकौड़ी। तो पकौड़ी की कहानी आज की है नहीं, पकौड़ी की कहानी अभी की नहीं है। पकौड़ी तब से है जब से हमने खाने को एक पाक कला के रूप में स्थापित किया, उसको बरता और उसको लगातार संवर्धित करके आगे लेते गए। ये जो KFC का चिकन आप खाते हैं ये पकौड़ी है भाई साहब। ये जो मैकडी का मैक टिक्की, आलू टिक्की और तमाम तरह की टिक्कियों वाले जो आप ये बर्गर खाते हैं ये पकौड़ियाँ हैं जनाब। ये जो डीप फ्राई आप जा करके बल्ली मारान में और उर्दू बाज़ार और नाटिया महल में इन सब जगहों पे खा रहे हैं ये पकौड़ियाँ हैं महाराज। ये जो घर में तरह तरह के कोफ्ते बन रहे हैं और उसको पंडित भी उसी एटीट्यूड के साथ में खा रहे हैं जिस एटीट्यूड से कोई मौलाना साहब कोरमा खाते होंगे, ये पकौड़ियाँ ही हैं महाराज, जो तरी के साथ बरत दी गई हैं और आपकी थाली में, आपकी कटोरियों में पेश कर दी गई हैं। तो पकौड़ियों की दुनिया इतनी विविध। पकौड़ियों की बात हो और चटनी की बात नहीं हो तो ये फिर पूरा का पूरा डिस्कोर्स आज का अधूरा रह जाएगा। ये ठीक उस तरह से है कि कोई इंसान कुर्ता पहन के घूमता रहे और पजामा या धोती या लुंगी या पैंट पतलून पहनना, जीन्स पहनना भूल जाए। तो चटनी इतनी ज़रूरी है। चटनी की बात जो है उसकी कहानी भी खासी पुरानी है। चटनी को भी बट करके बनाया जाता है। तो पकौड़ी और चटनी दोनों में एक चीज़ जो कॉमन है वो पीसना है। बिना पिसाने के, चाहे वो दलहन का हो, चाहे अनाज का हो, चाहे किसी और चीज़ का, ना तो पकौड़ी बन सकती है और ना बिना पीसे चटनी बन सकती है। चटनी 5 तरह की होती है क्योंकि स्वाद 5 तरह के होते हैं। तो सबसे पहली चटनी जो है वो तीखी चटनी है, मिर्च की चटनी। और मिर्च को आप बाद किस्म की चीज़ों के साथ में, जिसमें आपने कभी धनिया डाला, कभी आपने पुदीना डाला, कभी उसमें लहसुन की पत्ती इस्तेमाल कर ली, कभी प्याज का सागा इस्तेमाल कर लिया, इस तरह की चीज़ों के साथ में चटनी, तीखी वाली चटनी जिसमें मिर्च का इस्तेमाल होता रहा। जब मिर्च हिंदुस्तान में नहीं थी तब काली मिर्च के साथ में उसको तीखा करने की परंपरा रही।
तो काली मिर्च की तमाम चटनियाँ रही हैं। अभी भी दुनिया भर में काली मिर्च के बेस वाले तमाम तरह के डिप्स और तमाम तरह की चटनियाँ आपको मिल जाएंगी। अभी भी तीखेपन के लिए, खाने में जायका और पेट में गैस का इलाज और एक बेहतरीन खुशबू, एक बेहतरीन अनुभव के लिए, तीखेपन के लिए काली मिर्च इस्तेमाल होती है। दूसरी चटनी तीखे के बाद जो है वो मीठी चटनी है, जिसमें मिठास के लिए कोई एक चीज़ उसमें ऐड की जाती है। अमूमन ये चटनी पकाई हुई चटनी होती हैं, बाकी चटनियाँ कच्ची हो सकती हैं। मीठी चटनी में किसी एक चाशनी में या किसी एक मीठी चीज़ में वो गुड़ हो सकता है, वो खांड हो सकती है, वो चीनी शक्कर हो सकते हैं, वो शहद हो सकता है। इन चीज़ों में और किसी एक बघारे के साथ में, कुछ मसालों के साथ में, आम की, कद्दू की, पेठे की, इमली की, तमाम तरह की चीज़ों की और कई तरह के फलों की। हम लोग को तो बचपन में याद है सबसे पॉपुलर जो मीठी चटनी हुआ करती थी वो कलौंजी और लाल मिर्च के छौंक में गुड़ और इमली के पानी के साथ पकाई हुई, जिसमें तमाम सारे मखाने, किशमिश, मुनक्के, कटे हुए केले और अनानास के कुछ टुकड़े और अंगूर, तो ये चीज़ें हुआ करती थी और इनकी चटनी बनती थी। उसको खानों के साथ में, हरी चटनी के साथ में, मीठी चटनी के तौर पे ये हमेशा सर्व की जाती रही और बहुत सेकुलर तरीके से सर्व होती रही है। 13वीं का खाना हो या शादी का, मुंडन का खाना हो या किसी और अवसर का, ये चटनियाँ हमेशा बनी रही। तीखी और मीठी चटनी के बाद में तीसरी चटनी जो है वो चटनी है खट्टी चटनी। खटास के लिए कभी अनानास का, अमरख का, इमली का, जिन चीज़ों में खटास है, नींबू के रस के साथ में और आप चटनी बनाइए, उसमें नींबू का रस निचोड़िए, तो इस तरह की चटनियाँ बनती रहीं, जिनमें कि खट्टेपन को इस्तेमाल करके सिट्रस बेस या उसमें और चीज़ें जो खटास ला सकती हैं नेचुरली, उनका इस्तेमाल करके वो चटनियाँ बनती रहीं। चौथी चटनी है कसैली चटनियाँ। एक कसैल के साथ में बनाई गई चटनियाँ। इन चटनियों में कैथे की चटनी, आंवले की चटनी, कच्चे पपीते की चटनी, इस तरह की कुछ चटनियां हैं जिनमें एक कसैलपन है और जायका है। तो तीखे और कसैले का मिक्स या खट्टे और कसैले का मिक्स, इस तरह की चटनियां भी बनाई जाती रही, इनका भी, और बड़ी स्वाद से बहुत लुत्फ के साथ में खाई जाती हैं। पांचवी जो चटनी है वो चटनी नमकीन चटनियाँ हैं। नमकीन चटनी में तीखेपन, मीठे और खटास का केवल एक सुझाव होता है, एक सजेशन होता है, एक नोट होता है उसका, लेकिन बेस चीज़ जो होती है वो नमक होती है और उसके साथ में न्यूट्रल चीज़ें ऐड की जाती हैं। जैसे नारियल की चटनी एक नमकीन चटनी है, ये प्लेन बेस की चटनी होती है। मूंगफली की चटनी एक प्लेन चटनी है। एक कांदा मूंगफली की चटनी बनती है महाराष्ट्र में और मालवा बेल्ट में बहुत चाव से खाई जाती है, या साउथ इंडिया में भी आप पाएंगे कि प्याज और मूंगफली की चटनी है, प्याज और तिल की चटनी है, अलसी की चटनी है, केवल तिल की चटनी है। तो इस तरह की चटनी, सरसों और तिल की चटनी है। ये जो सारी की सारी चटनियाँ बनती हैं ये नमकीन चटनी की श्रेणी में आती हैं। तो ये कुछ चटनियों के तरीके हैं। इन चटनियों के अलावा तमाम सारी चटनी की ऐसी भी परंपराएं हैं जो दुनिया भर में आपको देखने को मिलेंगी। पूरे एशिया पैसिफिक में जो चटनियों का चलन है वो तीखेपन से जुड़ा हुआ है, और उसमें शेजवान प्रांत की जो शेजवान सॉस है उसको आप देखें, तमाम सारे हॉट चिली सॉस हैं, चटनियां हैं जो डिप के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं, चटनी के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। और जापान से उधर एकदम पूरब से आप शुरू करें और उसके बाद में आप एशिया पैसिफिक में भारत तक, साउथ एशिया तक चले आएँ तो आपको इन चटनियों का पूरा वजूद मिल जाएगा। जैसे जैसे हम यहाँ से मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया या जिसको हम वेस्ट एशिया कहते हैं, उधर आप बढ़ना शुरू करेंगे या मिडिल ईस्ट में आप बढ़ना शुरू करेंगे तो उस हिस्से में आप पाएंगे कि अब यहाँ पे तीखेपन को थोड़ा थोड़ा डाउन किया जा रहा है और उसकी जगह पे फ्लेवर्स को थोड़ी सी तवज्जो ज़्यादा दी जा रही है। तो वहाँ पे तमाम तरह के फूलों का, तमाम तरह के फलों का और तमाम सीजनल चीज़ों को फ्लेवरिंग देके और सिट्रस का प्रयोग ज़्यादा करके उस तरह की चटनियाँ बनती हैं। तो आप जब इटालियन कुजीन से लेकर के और पूरे मिडिल ईस्ट में, आप खास करके तुर्की में और ईरान में जब चटनियों को देखेंगे या उनके जब बेस को देखेंगे तो उसमें फ्लेवरिंग का बड़ा जोर है। मिंट पे बहुत फोकस है, पुदीने पे बहुत ध्यान है, सोआ की जो पत्तियां हैं,
दिल लीव्स जिन्हें आप कहते हैं, धनिया की पत्ती, इन चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान है। और तमाम तरह के हर्ब्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं। जैसे जैसे आप वेस्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप पाएंगे कि चटनियाँ अब और न्यूट्रल होती गई हैं और उनमें स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स की बजाय सोबरनेस ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, उनको ज़्यादा न्यूट्रल रखने की कोशिश की जा रही है और वो एक क्रीमी डिप के तौर पे हैं या एक क्रीमी स्लाइमी कंटेंट के तौर पे हैं जिसके साथ में आप अपने चीज़ों को खा सकते हैं। और सालसा का जिक्र नहीं करूँगा, डांस नहीं, जो बनता है मैक्सिकन सालसा, चटनी उनकी दरदरा कटा हुआ टमाटर और उसके साथ में चिली और कुछ एक चीज़ें मिक्स करके वो बनाते हैं। भारत में और भी एक्सपेरिमेंट है कच्ची चटनियों के साथ में, जिसमें अलसी के तेल में, तिल के तेल में और सरसों के तेल में चटनी को बनाने के बाद उसके साथ में मिक्स करके खाने की परंपरा रही है। पिसी हुई राई के साथ चटनी के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिले। चटनी के एक स्थायी वर्जन के रूप में हम पाते हैं अचार को, एक ऐसी कंसिस्टेंट और कंसंट्रेट चीज़ जिसको कि आप लंबे समय तक टिका भी सकें और खा भी सकें। सिरका भी इसी जमात में धीरे से अपना पैर रख करके अपने आप को खड़ा कर सकता है। मार्मलेड्स का, जैम्स का, डिप्स का, इन सब का जिक्र अगर मैं नहीं करूंगा तो बड़ी बेईमानी होगी, क्योंकि जैम भी एक तरह की चटनी है जिसे हमने पका करके फलों के गूदे से और उनकी मिठास और उनके फ्लेवर के साथ में उसको प्रिजर्व कर लिया है। कभी पराठों में, कभी टोस्ट पे, ब्रेड पे, इन सब पे लगा करके उसको खाते रहे हैं। तो जैम भारतीय घरों में एक अनिवार्य आइटम की तरह मध्यम वर्गीय परिवारों में आपको मिलेगा और तमाम तरह के जैम हैं। और ये यूरोप से ट्रेवल करके और मिडिल ईस्ट से ट्रेवल करके इस तरफ आए जहाँ पे प्रतिकूल जो मौसम की परिस्थितियां हैं उसमें जब खाद्यान्न का संकट रहेगा तो हम खाने को कितने तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं इसके ऊपर काम किया गया। और उनके पास जिस तरह के फल रहे और जिस तरह के फ्लेवर्स वो कंटेन करना चाहते थे उससे उन्होंने धीरे धीरे जैम डेवलप किया। और वो जैम या मार्मलेड्स जिनमें कि एक बिटरनेस भी होता है, तो उस तरह की चीज़ें हम खाते हैं। चटनी का एक ड्राई प्रकार भी है। बुकनू का जिक्र अगर हमने नहीं किया तो कानपुर से लेकर इलाहाबाद तक के सब लोग नाराज हो जाएंगे। हल्दी और कुछ मसालों का एक ड्राई कंटेंट जो बहुत ही पाचक है, स्वास्थ्यवर्धक है और बहुत ही स्ट्रांग उसका फ्लेवर है, जायका है। और वो पराठे के साथ, पूरी के साथ, इन सब चीज़ों के साथ खाया जाता है। कभी कभी जातीय कारणों से और कभी कभी अन्य कारणों से, स्वाद के कारणों से, प्रेफरेंसेस के कारणों से भी ऐसा देखने में आया है कि पहले ज़माने में और अभी हाल फिलहाल तक भी, या कुछ लोग अभी भी यात्राओं में जब सफ़र करते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का, तो वो अपने साथ में बुकनू और पूड़ियाँ या कचौड़ियाँ ये लेके चलते हैं। उसमें दाल की भरी हुई कचौड़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं या अजवाइन नमक को मिला करके तैयार की गई पूड़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं और फिर वो बुकनू के साथ खाई जाती हैं। बुकनू का एक भाई दक्षिण भारत में है जिसको हम गन पाउडर कहते हैं, पौड़ी, और ये भी यही है, 3-4 तरह की दालें और उसके साथ में बहुत तरह के मसाले और खूब सारा करी पत्ता, इनको भून के, कल्हार के और पीस करके बनती है पौड़ी, जो इडली के साथ में, जो डोसे के साथ में, जो बड़ा के साथ में, इन सब के साथ खाई जाती है। इसको मज़ा लेने के 3 तरीके हैं। दही का पानी या दही उसके साथ मिला करके प्लेट में आप थोड़ी सी पौड़ी रखें, उसमें बीच में एक पिल्लू बनाएं, पिल्लू में आप दही का पानी या दही डालें और उसको मिक्स कर लें और फिर उससे इडलियाँ खाएं। दूसरा तरीका है कि उसमें देसी घी हल्का गुनगुना या पिघलाया हुआ उसको मिक्स करें और फिर उसके बाद में आप डोसा खाएं। और तीसरा तरीका है जो ज़्यादा बेहतर है, वो है कि तिल के तेल का इस्तेमाल आप यहाँ पे करें। तो आप पौड़ी में अगर तिल का तेल मिलाते हैं तो वो एक अलग किस्म का, उसमें एक टैंगीनेस भी है, सारनेस भी है जो उस मसाले का है, और एक टैंगीनेस है जो उस तेल का है, तो वो बहुत मज़े देते हैं। अलसी का इस्तेमाल, तिल का इस्तेमाल चटनियों में बहुत होता रहा है और ये एक अच्छा सोर्स रहे हैं मैग्नीशियम को, पोटेशियम को, आयरन को, इन सब को सुनिश्चित करने के लिए। और ये बड़ा कोलेस्ट्रॉल वगैरह मैनेज करने वाले काम रहे हैं, तो ये रेमेडीज़ के तौर पे रहे हैं। पोस्ता दाने का जिक्र अगर मैं नहीं करूँगा तो खसखस जिसे कहते हैं, तो वो भी एक अपराध होगा। खसखस की भी चटनी और बहुत ही शानदार चटनी बनती है। सिल पे 2 हरी मिर्च, भिगोया हुआ खसखस, एक छोटा अदद अदरक का टुकड़ा,
इनको बारीक बारीक पीस लीजिए, थोड़ा सा इनको पिघला हुआ रखिए, थोड़ा सा गीला रखिए, और फिर इसमें थोड़ा सा नमक मिला करके और इसके साथ में आप चीज़ें खा सकते हैं। तो चटनी और पकौड़ी, ये दोनों की बातचीत अभी हमने की। अब इसमें एक दो चीज़ें और साथ साथ बताते चलना बहुत ज़रूरी है। चटनी की दोस्ती, भले ही आपको लगता हो कि जायके में कुछ अच्छा खाना है तो पकौड़ी खाते हैं और चटनी खाते हैं, लेकिन चटनी की दोस्ती इंसान से सबसे पुरानी है और पाक शास्त्र में और बहुमत समाज के लिए ये प्राणदायक बन के रही है। बहुत समय तक ऐसा आपको तमाम सारी जगहों पर जिक्र मिल जाएगा और तमाम सारे उदाहरण अभी भी देखने को मिल जाएंगे कि गरीब की दोस्ती चटनी से ज्यादा होती है, क्योंकि जिसके पास पकाने के लिए और पेट भरने के लिए सबके बहुत सारा अनाज नहीं है, बहुत सारा सब्जियां नहीं हैं, बहुत सारा वैरायटी नहीं है, दाल खरीदना जिसके लिए मुश्किल है, उसके लिए चटनी एक बाईपास है। आपने सिल पे जो भी आपको आसपास हरा भरा मिला, धनिया की पत्ती मिल गई, 4 हरी मिर्चा हैं, 3 ठुर्रा या 1 चम्मच नमक है, एक आध चीज़ें जो उपलब्ध हैं, आम कहीं से मिला हुआ है, एक कच्चा आम पड़ा हुआ है वो ले लिया, और ये सब भी नहीं हैं तो कितने तरह के प्रयोग हुए हैं। शिकार किए गए बटेर, एक बटेर है, 6 लोगों का घर है, तो उसमें क्या भूनेंगे, क्या पकाएंगे, क्या सालन में खाएंगे। तो बटेर को भून करके और उसको सिल पे चटनी की तरह पीस लिया गया है, तीखा तीखा। या आदिवासी परिवारों के बीच में तो हम लोगों ने यह भी देखा है, और कई हिस्सों में आदिवासी परंपराओं में लाल चीटी की चटनी, माटे की चटनी, तो उसको माटा कहते हैं हमारी तरफ उत्तर प्रदेश में, लाल चीटी की बेसिकली। तो उनके गुच्छे के गुच्छे होते हैं, पेड़ों में पत्तियों को आपस में वीव करके वो अपना नेस्ट बना लेती है, और आम उतारने वाला जो चोंगा होता है उससे उनको पकड़ के खींच लिया जाता है, और खींच करके सीधे उसको किसी आग वाली चीज़ पे गिराया जाता है या पानी के किसी बर्तन में गिराया जाता है, ताकि चींटियाँ हमारे ऊपर हमला नहीं करें और उनको हम काबू में करके और फिर उनको हम किसी तरह से बना सकें। चाइना, जापान या अन्य देशों की तरफ आप जाएंगे तो कई तरह के जीवों की चटनियों की परंपरा है। हमारे यहाँ हरियाली पर्याप्त रही है तो हमने हरी चटनियों पे ज़्यादा जोर दिया है। तो चटनियों की ये एक जो उनका समाज शास्त्र है, उसको जब हम समझना शुरू करेंगे तो हम पाएंगे कि घर में भात है, कुछ नहीं है। और हम में से कुछ लोगों का ये अनुभव रहा होगा कि 3 बजे 4 बजे स्कूल से या ट्यूशन पढ़ के या खेल के घर में दाखिल हुए और भूख लगी हुई है, तो रोटी पे हल्का सा तेल या हल्का सा देसी घी, और उसमें अगर चटनी है तो चटनी, और नमक है तो नमक, और चीनी है तो चीनी, उसको बुरक दिया, रोल बना दिया और कट 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 खाते हुए चले गए। कोई बच्चा आ करके घर से अपना होमवर्क वगैरह पूरा करके अब खेलने जाना चाहता है, और उसको कहा जा रहा है कि खाना खा के जाओ या कुछ नाश्ता करके जाओ, खाली पेट मत जाओ, और उसके दोस्त बाहर से आवाज़ दे रहे हैं, सोमेश चलो, देर हो रही, सोमेश मैच है। तो अब सोमेश बाबू क्या करें, तो घर में फिर सबसे क्विक हैक यही है कि 2 रोटियां ली, उसके बीच में थोड़ी सी चटनी डाली और उनको छुपा दिया और उसका एक रोल बना के पकड़ा दिया, और सोमेश बाबू उसको काटते काटते खाते हुए अपने दोस्तों के साथ खेलने चले गए। तो इस तरह से चटनी के प्रयोग हम लोग देखते रहे। घर में भात पड़ा हुआ है और चटनी है तो आपका काम बन जाएगा, घर में रोटी पड़ी है और चटनी है तो आपका काम बन जाएगा। ईंधन नहीं है, आप कहीं पे फंसे हुए हैं, आपके पास आज कुछ घर में पड़ा नहीं है और इस वक्त कुछ लाया नहीं जा सकता है, तो चटनी सबसे आसान तरीका है। महज 2-3 हरी मिर्च, 1 अदद टमाटर, या अगर वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, प्याज, अरे वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, लहसुन, वो भी नहीं है तो कोई एक पत्ती पड़ी होगी, वो भी नहीं है तो कुछ दालों को तवे पे हल्का सूखा सेक करके और उसको सिल पर बट करके और उसकी चटनियां बन जाती थी। तो ये है, एक ही एक इत्तेफाक की चीज है, और ये दुनिया में ऐसा क्यों है कि जो लोग चटनियां पीसते हैं दूसरों के घरों में, पकौड़ियां उनके नसीब में नहीं होती है। पकौड़ी का नसीब और चटनी की नियत, चटनी की नियति, तो पकौड़ी का नसीब और चटनी की मजबूरी, इनका क्लास कैरेक्टर है। चटनी बनाते सब हैं लेकिन पकौड़ी सब नहीं बना पाते।
इसलिए जब चटनी बनाने वाले परेशान होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि पकौड़े बनाओ। तो ये भी देखने को मिलता है। तो ये एक पूरी की पूरी राजनीति है, और इसी राजनीति में, सामाजिक ताने बाने में, सांस्कृतिक आमोद प्रमोद में, आदान प्रदान में, तमाम धर्मों के लोगों के बीच, राजनीतिक लोगों के बीच, रेलवे के किसी अधिकारी की विदाई हो, पीडब्ल्यूडी में किसी नए व्यक्ति की नियुक्ति हो, बारिश का कोई मौसम है, किसी जगह पे कोई जलसा है, किसी नए टीचर का आगमन है, बच्चों का पास हो जाना है, किसी मेहमान का घर आना है, शादी है, जनवासे हैं, तफरी है, दोस्तों की शाम की चंडू खाने की बैठकें हैं, इन तमाम अवसरों पे जो एक चीज़ रहती है वो है पकौड़ी। और पकौड़ी जहाँ होती है, चटनी भी वहीं होती है। बाबा मंडल के इस एपिसोड में पकौड़ी और चटनी खाएं भी, सुने भी, और हाँ, अपने दोस्तों से साझा करें। जय हो।